अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं सी साइंस स्टार्ट्स का चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज तो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स बहुत खुश भी होंगे। वो इसलिए कि क्योंकि आज उनका कंप्यूटर साइंस का पेपर था और मेरी राय के मुताबिक पेपर बहुत ज़्यादा आसान था। आपकी क्या राय है? आपने कमेंट्स के अंदर लाजमी बतानी कि पेपर आसान था, मुश्किल था या बहुत ज़्यादा मुश्किल था या बहुत ज़्यादा आसान था। तो आपके कमेंट्स मैं बिल्कुल देखूंगा। तो आज के जो बेसिकली वीडियो अभी बनाने का मकसद ये था कि एक तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी हर एक के साथ रब्ता तो अब नहीं हो सकता था, तो मैंने कहा कि एक तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी और जो मेरे चैनल पर मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाके से मुख्तलिफ लोग जो चैनल पर मौजूद हैं स्टूडेंट्स कंप्यूटर के, उनके लिए भी, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी ये चाहे जो पेपर आया है रावलपिंडी बोर्ड का, उनके साथ भी डिस्कस किया जाए कि इसमें से कौन से चैप्टर में से पूछे गए थे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको पहले भी मैंने आप जाके उन दोबारा उस वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए थे कि अगर आप ये भी तैयार कर लें तो आपके पेपर अच्छा हो जाएगा। और उसी में जो लॉन्ग क्वेश्चन से वो लॉन्ग क्वेश्चन आपके आए हुए थे। आपको मैं वो वीडियो यहाँ पर दिखा भी देता हूँ जिसके अंदर मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में उस टॉपिक के बारे में बताया था। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी इम्पोर्टेंट हैं। आपने ये वीडियो तो देख ली होगी जिसके अंदर मैंने ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बताया था। ये आप उस वीडियो में जाके डिटेल में भी देख सकते थे, लेकिन मैंने कहा यहीं पे आपको शॉर्टकट दिखा दिया जाए उसमें से वीडियो को कट करके। लेकिन आप फिर भी अगर समझते हैं कि मैंने अभी बनाई है वीडियो तो आप वो जाके देख सकते हैं कि जिसमें मैंने वो वीडियो किस तारीख को अपलोड की थी। आप वो जाके कंटेंट में प्ले लिस्ट में देख भी सकते हैं। इसी तरह मैंने चैप्टर 12 में से भी आपको बताया था कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल, नेस्टेड लूप, मैंने 4 लूप कहे थे और उसमें मैंने वैसे एक एग्जांपल दी थी जिसमें मैंने कहा था कि डू वाइल लूप इस तरह की वैसे एग्जांपल दी थी। मैंने एग्जांपल के तौर पर, मुझे नहीं पता था कि इस तरह का सवाल आएगा, लेकिन इतना गारंटी दी कि आपके इस चैप्टर में से एक सवाल आएगा वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। तो मैंने कहा था डू वाइल लूप की वर्किंग ये इस तरह करके डायग्राम एग्जांपल में पूछा जा सकता है। वो वीडियो भी यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर दूँ जिसमें मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बताया था। 10वां 11वें को तो मैंने बता दिया, प्रोग्राम ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। 12 के अंदर से लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है वाइल, फॉर लूप या डू वाइल लूप या नेस्टेड लूप। इनमें से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन की डिटेल डिस्क्रिप्शन पूछी जा सकती है कि व्हाट डू यू नो अबाउट डू वाइल लूप, डिस्क्राइब इट्स वर्किंग विद फ्लो चार्ट एंड आल्सो डिस्कस इट्स एग्जाम्पल भी आपको देनी पड़ेगी, फ्लो चार्ट डायग्राम भी बनानी पड़ेगी, उसका सिंटैक्स भी लिखना पड़ेगा, उसकी वर्किंग भी बतानी पड़ेगी एग्जाम्पल की, और फ्लो चार्ट की डायग्राम भी लाजमी साथ आपको बतानी पड़ेगी। तो ये सारी ये जो चीज़ें ये आपने सवाल में मेंशन करनी होंगी। लाजमी इस चैप्टर में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन सवाल पूछा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सी लैंग्वेज में से जो आपका कोई एक सवाल 3 में से 2 करने होते हैं, एक लाजमी इस चैप्टर में से आएगा। आपने ये वीडियो भी देख ली जिसके अंदर मैंने एग्जैक्टली जो चीज़ मैंने वैसे बताई थी और वही सेम उठा के उन्होंने रावलपिंडी बोर्ड के पेपर में आपके साथ शेयर में कर रहा हूँ, जो वजह बताने की ये कि वही सवाल आपके पेपर में आ गया। तो अभी 1 बाय 1 चलते हैं क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लेंथी भी हो सकती है। वीडियो के साथ जुड़े रहना है एंड तक, क्योंकि मैं हर सवाल की इंफॉर्मेशन दूंगा और मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो तो इसलिए देख रहे होंगे, उनको ये भी पता होगा कि ये सवाल सर ने कितनी दफ़ा टेस्ट में दिए थे। जितने पेपर में ये सवाल थे मैंने बहुत ज़्यादा इनके टेस्ट लिए हैं। हमारे जो कॉलेज है, जो मेरा अपना जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ, उस कॉलेज की ये बहुत अच्छी एक रूटीन हमने बनाई हुई है कि जिसमें हम उनकी टेस्ट प्रिपरेशन ज़्यादा लेते हैं पढ़ाने के बाद। जिस वजह से कोई न कोई ऐसा स्टूडेंट जो है वो अगर समझता है कि जी मेरी एक 100% तैयारी नहीं, तो वो इस टेस्ट से अगर वो 100 में से अगर वो 40% भी सीख लेता है तो उसका पेपर अच्छा हो जाता है। तो ये टेस्ट रूटीन की बेस पर खुद स्टूडेंट्स आप भी बता सकते हैं जो मेरे पास पढ़ के गए हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो मेरे सामने जी, क्योंकि ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप के ऊपर मैंने क्वेश्चन पेपर वो यहाँ पे रखा हुआ है। मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जी मुझे पेपर भेजा था। तो स्टूडेंट्स का जिक्र भी कर देता हूँ जी। नुमान थे,
समीर थे। और ये अब लाइट थोड़ी सी चली गई है, तो चलें लाइट जाती रहे, लेकिन आपको मैं नज़र आ रहा हूँ। तो इसमें समीर था, नोमान मेरा स्टूडेंट है, इसी तरह इन दोनों ने बताया, हमज़ा ने भी बताया, लेकिन हमज़ा ने डिटेल में चीज़ नहीं बताई थी, लेकिन इन्होंने बताया। बाकी जो यूट्यूब पे जो फॉलो कर रहे हैं उनमें से किसी ने अभी तक इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो मुझे इतना मतलब जानते नहीं है, या बेसिकली वो इन्होंने यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अभी तक वो इसलिए नहीं जवाब दिए कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। तो बात करते हैं जी, बात कर रहे थे कि जी पेपर से रिलेटेड। तो पेपर जो है हमारा, इसके अंदर पहला जो सवाल शॉर्ट क्वेश्चन का, आप एमसीक्यूज़ का मुझे नहीं पता कि एमसीक्यूज़ में आपका क्या पूछा गया है, वो आप बेहतर बता सकते हैं कि उसमें क्या है, लेकिन हो सकता है मैं एक तरीका मैंने कोशिश की है कि मुझे एमसीक्यूज़ पेपर मिल जाए। अगर वो मिल जाता है तो मतलब एक हाल तरीका है उसका, वो पता हुआ है। अगर वो मिल जाता है तो वो भी इंशाल्लाह कल आपके साथ, कल तक अगर वो मिल जाता है तो आपके साथ एमसीक्यूज़ वाला भी ऑप्शन शेयर किया जाएगा। ठीक है जी, तो चैनल के साथ जुड़े रहना है, इसलिए एमसीक्यूज़ वाला पेपर भी शेयर हो सकता है। अच्छा जी, तो दूसरा जो पार्ट था जिसमें आपको कहा गया था, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 6 पार्ट्स, ये आपको इस साइड पे पेपर आपको साथ नज़र आ भी रहा होगा। तो इसमें कहा गया था कि आपने 9 में से 6 करने हैं। सबसे पहला सवाल था फॉरेन की, बहुत यार आसान था, सेकंड चैप्टर में से था, फॉरेन की वाला सेकंड चैप्टर में से आया था। कीज़ मैंने कहा था आप कर लें, मैंने तो सारी चीज़ें बताई हुई थी, पढ़ने वाले जो हैं वो उन्होंने पढ़ा या नहीं वो तो खुद ही आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा सवाल था हु इज़ द यूज़र और एंड यूज़र, ये आपका चैप्टर नंबर 2 से ही आया हुआ है, जिसमें आईटी के अंदर एक प्रॉपर एक क्वेश्चन था डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और यूज़र और एंड यूज़र। तो ये उसमें था जो डेटाबेस को यूज़ करते हैं। लिस्ट 2 एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन डाटा एनालिसिस, ये तीसरे चैप्टर में था। मैंने स्टूडेंट्स को ये चीज़ मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे मतलब हिंट ही दिया था, पढ़ाया कोई नहीं था डिटेल। मैंने कहा डी डाटा फ्लो डायग्राम इस तरह करके होती हैं डाटा एनालिसिस के लिए, DFDs और डाटा फ्लो डायग्राम्स, ये मैंने टॉपिक पढ़ाया नहीं था। मैं अपने स्टूडेंट्स को अभी भी बता रहा हूँ, सिर्फ एक कहा था कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, ये वैसे नाम याद रखना है तो रख ले, कोई इतना ज़रूरी नहीं। मैंने कहा था एनालिसिस और फिजिबिलिटी स्टडी करें, लेकिन वो इन्होंने नहीं पूछी। तो लेकिन फिर भी कोई नहीं, ओपन चॉइस थी, तो इसमें मेरे स्टूडेंट्स ने लाजमी बाकी सवाल हल किए होंगे। फिर था जी डिफाइन एन एट्रीब्यूट, ये तीसरे चैप्टर में से ही है जी एट्रीब्यूट। और ये डाटा मॉडलिंग के अंदर जो क्वेश्चन था, डाटा मॉडलिंग के अंदर एंटिटी, ये उसके कंपोनेंट्स थे। ठीक है, एंटिटी, उसके बाद एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। तो एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं, किसी भी एंटिटी की और प्रॉपर्टीज़ की जो हम डाटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल टीचर नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम वगैरह, ये एग्जांपल थी। फिर से डिफाइन होमोनियम, ये आपका 4 चैप्टर में से आया हुआ जी, जो कि प्रॉब्लम्स थी टेबल के अंदर। सिनोनिम या सिनोनियम भी पढ़ते हैं, होमोनियम और रिडंडेंट रिलेशंस भी उसमें आता था। और ठीक है जी, रिडंडेंसी जिसे हम कह सकते हैं, या मर्ज दी रिलेशंस, ये ऑप्शंस वहाँ पे मौजूद है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस अगर प्रॉपरली गए तो आईटी की बुक के ऊपर है सिनोनिम, होमोनियम, रिडंडेंसी एंड म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा। तो इसमें से होमोनियम उन्होंने पूछे, होमो होता है सेम, तो सेम एट्रीब्यूट फॉर मतलब सेम एक जैसा एट्रीब्यूट जो है वो हम यूज़ किया जा रहा है उस एक जैसा फॉर सेम एंटिटी। ठीक है, तो उसके लिए हम डिफरेंट होना चाहिए। ये मैंने आपको एग्जांपल भी बताई थी, मेरे स्टूडेंट्स को तो पता होगा। तो ये आपने उसके एग्जांपल दे देते तो अच्छा है, एग्जांपल भी देनी चाहिए थी। अब नहीं दी तो मसला नहीं है, लेकिन देनी चाहिए थी। उसके बाद व्हाट इज़ रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन, रिडंडेंट बेसिकली रिडंडेंसी का ही पूछ रहे हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए मेरे ख्याल में, वो कहेंगे रिडंडेंट क्या चीज़ है। रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन मतलब रिडंडेंसी का ही लिखना था कि अगर टेबल के अंदर या वैसे अगर एक एंटिटी की 2 दफ़ा मालूमात स्टोर की जा रही है तो वो इन्फॉर्मेशन रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन होती है, रिडंडेंसी को उसी प्रॉब्लम कहते हैं। फिर उसके बाद राइट टू बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एसेस, ये तो यार बहुत आसान था, 5th चैप्टर में से था, माइक्रोसॉफ्ट एसेस हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद RDBMS, ये भी उसी में से था, 5th चैप्टर में से, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आसान क्वेश्चन था, इसलिए मैं ये दोनों नहीं बता रहा, 5th चैप्टर में मौजूद थे। RDBMS रिलेशनल, ये तो मैंने अपने स्टूडेंट्स का बहुत टेस्ट लिया था। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन था राइट 1 डिफरेंस बिटवीन चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन्स। ठीक है, चेक, ये आपका चैप्टर नंबर 7 में से आई थिंक आया हुआ है, 7 में से है।
जिसके अंदर चेक बॉक्स और रेडियो बटन है, तो आप एक कोई ना कोई डिफरेंस बता सकते थे जी। चेक बॉक्स के अंदर जो होता है वो आप एक वक्त में मल्टीपल ऑप्शन से बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, रेडियो बटन के अंदर आप एक वक्त में एक ऑप्शन ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक ही डिफरेंस बताना था, तो यही डिफरेंस था कि चेक बॉक्स के अंदर आप मल्टीपल ऑप्शंस एक एट अ टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं बॉक्स को क्लिक करके, टिक करके, जबकि रेडियो बटन के अंदर आप कोई भी दो ऑप्शन में से अगर वो एक सिलेक्ट करना चाहेंगे तो वो एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं और उस राउंड सर्कल के अंदर एक डॉट होता है। तो ये 9 क्वेश्चन से इनमें से आपने 6 करने थे। तो और मैं अगर आपको एग्जैक्ट अपने स्टूडेंट्स का कहूँ तो उसमें से एक क्वेश्चन हो सकता है डाटा एनालिसिस के अलावा मैंने सारे इनके यही टेस्ट लिए हुए हैं। आप अगर मेरे स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, कमेंट लाजमी करना है, इस बार लाजमी बताना है मुझे। ये तो असेस वाला पार्ट था। उसके बाद ही सी लैंग्वेज वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर भी 9 में से 6 करने हैं। इसके अंदर भी आपको जो पहला क्वेश्चन था जी, हाउ वुड यू डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब उसने कहा हाउ वुड यू डिफाइन, सिंपल डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और हाउ वुड यू डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक ही सवाल है। मुख्तलिफ कमांड्स होती हैं, ये आपको पता भी है, अब डिटेल में बताया तो थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कमांड्स होती हैं जो कि सी के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम को हेडर फाइल्स को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसे कंपाइलर डायरेक्टिव भी कहते हैं। कंपाइलर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर, वो इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हेडर फाइल्स के ऊपर काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपने जवाब बताना था। दूसरा था जी, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेन फंक्शन। ये भी 8 चैप्टर में से है। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और मेन फंक्शन 8 चैप्टर में से है ये। तो 8 चैप्टर के अंदर मेन फंक्शन अगर आपके प्रोग्राम में नहीं हो तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होता, कंपाइलर एरर देते थे। कंपाइलर मेन फंक्शन के बगैर मेन एक्चुअल प्लेस है फॉर दी सी प्रोग्राम। हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ये चैप्टर नंबर 9 में से आया हुआ है। वेरिएबल डिक्लेरेशन ये होते हैं जिसके अंदर वेरिएबल का नाम और उसकी डाटा टाइप आप साथ यूज़ करते हैं, लाइक इंट एन। इंट क्या है, उसकी डाटा टाइप है, एन वेरिएबल का नाम है, ये डिक्लेरेशन है। और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन ये होती है कि उसके अगर वैल्यू हम असाइन करें, n इज़ इक्वल टू 5, n इज़ इक्वल टू, अगर मैं 5 कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये 5 की वैल्यू मैं n के अंदर स्टोर करा रहा हूँ। तो ये इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हम राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, इसे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। ये डिफरेंस था। फिर व्हाट कैन यू से अबाउट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की सिंपल, एक्सप्रेशन इज अ स्टेटमेंट दैट कैन एवेल्युएट्स टू अ वैल्यू। हम एक एक्सप्रेशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो हमें किसी वैल्यू तक कोई नतीजा लेके दिखाती है। मिसाल के तौर पे 2 + 3, अब ये एक एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन की आगे टाइप्स भी होती हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल, ठीक है जी। तो ये 2 + 3 अगर हमें ये एक एक्सप्रेशन है और ये हमें रिजल्ट दे रही है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी ट्रेस द एरर्स। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर आपका जी बनता है 5, ये थर्ड वाले पार्ट का, थर्ड वाला जो क्वेश्चन था उसका 5वां पार्ट जिसमें एरर्स था। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कोई एरर नहीं था इस पहली लाइन में। दूसरी लाइन के अंदर कैपिटल वी था, वॉइड का कैपिटल वी था और बाकी कोई एरर नहीं है। इंट ए बी सी, कोई एरर नहीं है। ए इज इक्वल टू 10 के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, कोई एरर नहीं है। इस एक ही लाइन में अगर ये तीनों लिख दें कोई एरर नहीं आता। स्टूडेंट इसको अगर आप समझते हैं कि कॉमा लगा के कर रहे हैं, नहीं, ठीक है जी, आपका इसमें कोई एरर नहीं है इस लाइन में, ठीक है जी। उसके बाद प्रिंट का एफ नहीं है, ये एक एरर था, एक एफ और वाइड का वी, ठीक है जी। और इसमें और कोई एरर नहीं है, ठीक है जी। ये 2 एरर्स थे इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो आता है, फाइंड द एरर्स। इसमें एरर क्या है, पहली लाइन हैश इंक्लूड स्टूडियो के बाद डॉट एच नहीं था, हेडर फाइल की एक्सटेंशन नहीं बताई हुई थी। उसके बाद वाइड का वी कैपिटल है। उसके बाद इंट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है जी। अब वी अगर नॉर्मली है वैसे तो कैपिटल ही लग रहा है। इंट ए इज इक्वल टू 10 मतलब 10 के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं है। और प्रिंट एफ के बाद यहाँ परसेंट डबल कॉमा, एक तो क्लोज नहीं हो रहा और डबल कॉमा के अंदर ए कैपिटल नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो डिक्लेयर ही कोई नहीं है, ये अनडिक्लेयर्ड है। और यहाँ पे अगर आपने ए की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है तो परसेंटेज डी लिखना था, ए नहीं लिखना। डबल कॉमा के अंदर यहाँ पे डबल कॉमा, दूसरा एंडिंग वाला क्लोज भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे परसेंटेज डी इज इक्वल टू हो सकता था और वो डबल कॉमा में क्लोज करना था। उसके बाद कॉमा ए होना चाहिए तो ए कैपिटल अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल है, ये एरर था, तो इसकी जगह परसेंटेज डी होना चाहिए था और डबल कॉमा क्लोजिंग वाला होना चाहिए था।
अच्छा, उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, हाउ कैन यू डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉर्मेट स्पेसिफायर। यार ये तो अभी आपको बता रहा हूँ कि परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होता है ये आपको बेसिकली वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ है उसको स्क्रीन पर आउटपुट कराने में मदद देते हैं। इनके बगैर आपकी वैल्यूज़ आउटपुट स्क्रीन पर नहीं हो सकती। आप कह सकते हैं कि प्रिंट ऐप के अंदर जो आउटपुट आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो इनके बगैर नहीं हो सकती। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर थे और ये हमेशा स्टार्ट होते हैं परसेंटेज सिंबल से। डी इंटीजर्स के लिए, फ्लोट परसेंटेज डी जो है वो इंटीजर्स के लिए, एफ फ्लोट के लिए, सी कैरेक्टर के लिए, स्ट्रिंग एस स्ट्रिंग के लिए। अच्छा, जिसके बाद डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो आउटपुट था, अब इसमें आउटपुट जो आपका हेडर फाइल को नहीं दी हुई, सिर्फ आउटपुट पूछा हुआ है, तो स्टूडेंट में हो सकता है कंफ्यूज हो गए हो। वैसे तो और भी हल हो सकता है, ये आसान था। m इज इक्वल टू m प्लस 10। अब m के अंदर वैल्यू हमें नहीं बताई भी तो अज्यूम हमने 0 ही करनी होती है, ठीक है जी। तो अगर ऊपर नहीं बताई तो 0 प्लस 10 हो गया, m के अंदर वैल्यू 10 आ गई और उस 10 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई बाई 5 50, तो n के अंदर 50 आ गया। तो ये वैल्यू इस तरह प्रिंट होनी थी, m इज इक्वल टू परसेंटेज डी। m के अंदर वैल्यू आपकी आ जानी थी 10 और उसके बाद 3 बैकस्लैश टी थी, एस्केप सीक्वेंस टैब के थे, मतलब ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, गैप हो जाएगा। m इज इक्वल टू 10, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप कर लें, तब 4-5 स्पेसेस आगे कर लें। उसके बाद n इज इक्वल टू आपका 50 ऑप्शन था और ये आपका प्रिंट हो जाएगा 10। m इज इक्वल टू 10, ज़्यादा स्पेस, इसी के आगे n इज इक्वल टू 50, ये इसका आउटपुट था। फिर जी, हाउ वुड यू डिमॉन्स्ट्रेट इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर इन टी स्टेटमेंट। यार इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है ये एक वैल्यू किसी वेरिएबल में बढ़ाने के लिए, अब मिसाल के तौर पे n की वैल्यू 5 है तो मैं n प्लस प्लस करूँगा तो इसका मतलब है कि एक वैल्यू बढ़ गई है, n प्लस प्लस मतलब n प्लस 1 6 होगी। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एक वैल्यू इंक्रीज करने के लिए होता है। जबकि असाइनमेंट ऑपरेटर जो सी स्टेटमेंट के अंदर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर नाम बता रहा है असाइन, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू स्टोर करने के लिए जो ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है उसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट और होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर और होता है, तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का पूछा गया था। तो ये मेरे ख्याल में तो कोई उतना मुश्किल नहीं था। अगर आप एरर वाले निकाल भी दें और आउटपुट वाला, तो फिर भी आपके 3 आपको, बाकी 6 आपको आने चाहिए, मुश्किल नहीं थे। अच्छा जी, उसके बाद अब बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 4 के थोड़े यार वीडियो लेंथी हो रही है, लेकिन पेपर बताना फ़र्ज़ समझता हूँ मैं, ये डिटेल में बना दें, कोई नहीं, ये हर रोज़ मैं कौन सी लेंथी वीडियो अपलोड करता हूँ। तो राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 6 में से व्हाट इज़ मेंट बाय कंडीशनल ऑपरेटर। ये आपका जी चैप्टर नंबर आई थिंक 11 या 10 में से है, लेकिन कंडीशनल ऑपरेटर ये होता है कि जो मुतबादल इफ़ एल्स के हम यूज़ कर सकते हैं। राउंड ब्रैकेट, ठीक है, जिसके अंदर कंडीशन, उसके बाद स्टेटमेंट क्वेश्चन मार्क, उसके बाद जो ट्रू स्टेटमेंट है और कॉलन फॉल्स स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट हम, कंडीशनल ऑपरेटर जो है ये हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ एल्स के मुतबादल, और इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। सिंटैक्स आपको बता दिए। कंपाउंड कंडीशन, ठीक है जी, कंपाउंड कंडीशन जो होती है जिसमें एक से ज़्यादा कंडीशंस को चेक किया जा रहा होता है। एंड, और नॉट, लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए एक ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी, देन प्रिंट दिस। अब इसके अंदर 2 कंडीशंस को लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से कंपेयर किया जा रहा है। तो जहाँ कंपाउंड कंडीशन होती है जहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशंस को चेक किया जा रहा होता है यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा जी, उसके बाद तीसरा था जी, आपने आउटपुट बतानी है जी। इसमें इन्होंने इंट ए इज इक्वल टू 10, ए को वैल्यू 10 दी थी, बी को 20 दी हुई थी, तो चेक कर रहे थे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो क्या 10 20 से बड़ा है? बिल्कुल जी, क्रॉस ये बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब है परसेंटेज डी इज़ ग्रेटर, ए वाले ऑप्शन नहीं होगी, एल्स वाली जो है वो प्रिंट होगी, क्योंकि 20 इज़ ग्रेटर देन 10, मतलब b इज़ ग्रेटर देन a है। तो इसकी जो ऑप्शंस आपका आउटपुट थी वो थी परसेंटेज d, मतलब 20 इज़ ग्रेटर, ठीक है जी, एल्स के बाद वाली ये ठीक थी। 4 वाली, इसके अंदर जी आउटपुट बताएं, a की वैल्यू 1 है जी, k की वैल्यू भी 1 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट शायद जिन्होंने मेरा लेक्चर सुने हैं, अगर वो सही अगर आपने सुने तो आपको जवाब इसमें मिल ही जाता है कि अगर इसमें आप क्या स्टूडेंट कहते हैं सर इनिशियलाइज तो नहीं हुआ था, इनिशियलाइज ऊपर हुआ है ना,
फॉर का जो सिंटैक्स है उसके अंदर कंडीशन ज़रूरी है, इंक्रीमेंट और इनिशियलाइजेशन ऑप्शनल है। ये आप ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है क्योंकि वो आपने शुरू में किया हुआ है। तो इसने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन वाला नहीं, उससे स्टेटमेंट टर्मिनेटर दिया था, हो सकता है स्टूडेंट समझे कि एरर नहीं है ये। अच्छा जी, उसके बाद ए इज़ लेस देन इक्वल टू 5, मतलब ये 1, ए के अंदर वैल्यू 1 है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है तो ट्रू होगी। तो नीचे ए प्लस के के अंदर वैल्यू 1 थी, 1 + 1 2, फिर अगली वैल्यू 3, अब ए के अंदर वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा, ए 1 + 1 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, ए के अंदर वैल्यू 2 है, 2 प्लस के के अंदर वैल्यू वही थी 1, 2 + 1 3, मतलब 2 3 4 5 6 तक वैल्यू प्रिंट होगी। अब आप कहेंगे 6 कैसे, जब ए की वैल्यू 5 होगी तो 5 प्लस के अंदर वैल्यू 1 होगी, 5 + 1 6, तो 2 3 4 5 6, लेकिन 2 पहली लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे आगे नहीं होगा, 2 3 आगे नहीं प्रिंट होंगे, नेक्स्ट लाइन पे 3 होगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे 4 होगा। क्यों, उसने बैकस्लैश n भी परसेंटेज d के साथ दिया हुआ था। तो 2 3 4 5 6 ये आंसर था। फिफ्थ, डिफाइन फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी आपको पता है जी, फंक्शन बॉडी वो होती है जिसके अंदर फंक्शन की स्टेटमेंट्स लॉजिक को लिखा जाता है। ठीक है जी, फंक्शन के नेम के बाद, फंक्शन हेडर के बाद उसकी ब्रैकेट्स की जो होती है उसे हम फंक्शन डेफिनेशन भी कहते हैं, जिसमें स्टेटमेंट्स मौजूद होती हैं। राइट, 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, 2 तरह के फंक्शन होते हैं। ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दफ़ा 13 चैप्टर में से दिया था, यूज़र डिफाइंड एंड बिल्ट इन फंक्शंस। फंक्शन आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, जिसे हम फंक्शंस पैरामीटर्स भी कहते हैं, जो ब्रैकेट के दरमियान में हम यूज़ करते हैं। जिसका मिसाल के तौर पे इंट सम, राउंड ब्रैकेट के अंदर ए और बी, जो राउंड ब्रैकेट के अंदर हम ए और बी पैरामीटर पास कर रहे हैं, चाहे वो एक्चुअल हो चाहे वो फॉर्मल हो, वो अलग कहानी है। लेकिन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो हम यूज़ करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन के दौरान या फंक्शन कॉल के दौरान, उसे हम पैरामीटर्स कहते हैं, जो राउंड ब्रैकेट्स के दरमियान फंक्शन नेम के बाद आते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय EOF, ये मैंने 14 चैप्टर में स्टूडेंट्स को सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही कराए थे, अपने स्टूडेंट्स को 14 चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया था इसी वजह से। तो यहाँ पे वो समझ तो गए होंगे क्यों मैंने कहा है, इसी वजह से। तो EOF एंड ऑफ फाइल मार्कर होता है, ये एक सी कंपाइलर ऑटोमेटिकली एंड पे जब आपकी फ़ाइल क्लोज होती है तो फाइल के एंड पे खुद ब खुद ये सिंबल ऐड कर देते, पढ़ते हैं एंड ऑफ फाइल। कन्वर्ट द फॉलोइंग फॉर लूप, ये गिवन एक लूप दिया हुआ है जी, इसको आपने कन्वर्ट करना था वाइल लूप में, मतलब ये चीज़ें इसको वाइल लूप में कन्वर्ट करके आपने लिखना था। तो ये अब इसमें लिखने वाला ये तो यहाँ पर मैं बता नहीं सकता। उसके बाद है जी सेक्शन 2 की बात करते हैं जी, लॉन्ग क्वेश्चंस। और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने जिस तरह भी आपको वीडियो बताई भी है, आपने वीडियो शुरू में देखी भी होगी, जिसमें मैंने आपको बताया था लॉन्ग क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट का। तो उसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसी में से ये आया हुआ है कि व्हाट इज़ DBMS। करने आपको 2 में से एक थे, DBMS क्या है और उसके एडवांटेजेस बताएं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। ठीक है जी, उसके एडवांटेजेस वहाँ पे लिखे हुए थे कि उसमें डाटा रिडंडेंसी नहीं है, इनकन्सिस्टेंसी नहीं है, सिक्योरिटी है वगैरह वगैरह, ये आपके वहाँ पे पहले चैप्टर में मैंने बताए हुए थे। आप ये नहीं कहना कि आपने बताए नहीं थे। अच्छा जी, उसके बाद चैप्टर मैंने 6 का भी, अगर आप वो जाके क्वेश्चन वाली लॉन्ग क्वेश्चन वाली वीडियो जाके देखें, उसको आगे करके बेशक देख लें, तो चैप्टर 6 में मैंने जोर दिया था क्यूरी के ऊपर। मैंने कहा था क्यूरी वाला इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, वो भी आपके साथ शेयर किया है मैंने, वो भी आप सुन लें। मैंने ये कहा था कि इम्पॉर्टेंट है क्यूरी वाला, स्पेशली सवाल के ऊपर मैंने कहा था ये इम्पॉर्टेंट है क्यूरी वाला लाजमी करना। अब देखते हैं आपने किया या नहीं, तो इनमें से कोई एक करना था। फिर सी लैंग्वेज वाला लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, जिसमें से आपने 2 करने थे। पहला सवाल, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। मैंने निशान लगवाया था, ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं मैंने कहा था। मैंने कहा था कि मे भी आ जाए, लेकिन ज़्यादातर मैंने कहा था इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन उन्होंने दे दिया। तो मैंने पढ़ाया था अपने स्टूडेंट्स को, मैंने सारा ये चैप्टर पढ़ाया था डिटेल में, इस टॉपिक के ऊपर मैंने पढ़ाया था। लेकिन कोई नहीं, हो सकता है स्टूडेंट्स ने लिखा भी हो क्योंकि मुश्किल नहीं था। सी के सेंसिटिव है जी, ईजी टू लर्न है, ईजी टू कोड है, ईजी टू डीबग है, समझ तो गए हैं ना आप। ये मैंने पढ़ाया था। उसके बाद राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स ए कैरेक्टर एंड डिस्प्लेज वेदर इट इज़ अ वावल और नॉट यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। 11 चैप्टर में से ये आया हुआ जी। मैंने आपको कहा था 11 चैप्टर में से लाजमी 11 या 10 में से कोई प्रोग्राम आएगा। 11 का प्रोग्राम है और ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत दफ़ा टेस्ट में दिया था। मैंने कहा था कि ये आप स्विच स्टेटमेंट से अगर पूछा जाए तो स्विच से करना है, अगर ना पूछा जाए तो इफ़ एल्स से भी कर सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स जानते होंगे कि मैंने इफ़ एल्स वाला भी बताया था।
आखिरी सवाल जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मतलब वीडियो के अंदर 10-12 मिनट पहले आपको बताया था शुरू में वीडियो शेयर करके कि मैंने स्पेशली 12th चैप्टर के ऊपर फोकस किया था कि लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसमें मैंने कहा था वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप, नेस्टेड लूप, 4 इंपॉर्टेंट बताए थे। मैंने कहा था इनमें से कोई आएगा और मैंने एक एग्जांपल वैसे दी थी कि हो सकता है डू वाइल लूप, जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं सिखाता था मिसाल के तौर पर डू वाइल लूप से के बारे में पूछा जा सकता है कि उसकी स्ट्रक्चर बताएं, उसका सिंटैक्स बताएं, उसकी एग्जांपल बताएं, उसकी वर्किंग बताएं, तो वो ही उन्होंने दे दिए। मैंने एक हिंट इसलिए दिया था क्योंकि पेपर जो मैट्रिक का था उसमें वाइल लूप का पूछा गया था, तो मैंने कहा शायद हो सकता है वाइल ना दें तो फॉर या डू वाइल में से है, तो मैंने वैसे डू वाइल कहा और वो डू वाइल आ गया। तो ये आपका पेपर था जी। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की, आपने क्वेश्चन आप जेहन में उसके साथ मैच कर लिए होंगे। तो अब जो स्टूडेंट समझता है कि जी मैंने सारा पेपर बताया है, इसके मुताबिक जी मेरे इतने नंबर आ जाएंगे आउट ऑफ 75, वो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी शेयर करने हैं। कोई भी हो, चाहे वो मेरा स्टूडेंट हो, मेरे स्टूडेंट अगर कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता रहा प्रॉपरली, या मेरे चैनल पर मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे लिए ये भी मेरी फैमिली है, मेरे ही स्टूडेंट्स हैं जो मेरे चैनल पर भी मौजूद हैं। मैं दोनों स्टूडेंट्स को अपने ही स्टूडेंट्स समझता हूँ क्योंकि YouTube पे सब्सक्राइब इन्होंने किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? ये चैनल पे वीडियोस आके देखते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, तो ये भी मेरे ही स्टूडेंट्स हैं। तो आप भी बिल्कुल, आपने भी मेरे साथ ये चीज़ें शेयर करनी है। ये आपके लिए भी स्पेशली वीडियो थी, उनके लिए और आपके लिए एक ही वीडियो है। ये मेरे लिए सारे बराबर हैं। आपने मुझे बताना है कि आपके 75 में से कितने मार्क्स आएंगे। ऑब्जेक्टिव वाला मैंने आपको कहा है कि हो सकता है पेपर मेरे पास आए, तो चैनल के साथ जुड़े रहना है क्योंकि हो सकता है कल वो भी आ जाए। और फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स देख लें, सेकंड ईयर वालों के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप भी साथ साथ फर्स्ट ईयर वाले जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है उसके ऊपर फोकस कर लें। हो सकता है उसमें से आ जाए क्योंकि इनका सेकंड ईयर का तुक्का चल गया है, हो सकता है फर्स्ट ईयर का भी चल जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, चैनल के साथ जुड़े रहें। इसी तरह की वीडियोस मज़े की कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अपलोड की जाएगी। मज़े की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ मैंने पढ़ाई है वो पेपर में आई है, तो जो पेपर में आई है, आपका पेपर अच्छा हुआ, आप खुश हो गए, आपकी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो आप अगर खुश हो गए हैं, पेपर आपको मैंने जिस तरह बताया था उसके मुताबिक पेपर हुआ है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी यही है। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।